वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूं। हम जो आज आपसे शेयर करेंगे वो है औरत का मकाम इतना बुलंद क्यों है। आजकल लोग मानते नहीं हैं, वो कहते हैं जी औरत और मर्द का जो है ना सेम सेम अल्लाह ताला ने जो एक दी हुई है हैसियत वो ऐसी है, लेकिन औरत की कुछ ख़ास खूबियाँ हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा-सा आपसे ऊँचा मकाम दिया है। अगर मेरे सामने 2 ऑप्शन आ जाएँ कि 3 बेटे पढ़ेंगे या 1 बेटी पढ़ेगी, तो मैं चूज़ करूँगी कि 1 बेटी पढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे क्यों बेटों को ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, बेटों को भी ज़रूरत है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं समझ रहे, आप वो ताकत नहीं समझ रहे कि अगर एक बेटी पढ़ जाएगी तो वो पूरी एक नस्ल उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक वो पूरी अगर औरत खुददार होगी, उसके बच्चे भी खुददार होंगे। अगर औरत इज़्ज़तदार होगी, तो पूरे घराने को वो लेके अपनी एक चादर के अंदर उनकी जो है तरबियत कर सकती है, उनको बेहयाई से बचा सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी, सबसे पहले उन्होंने ही एक औरत को इतने अच्छे टाइटल से नवाजा और वो है रहमत। अल्लाह ताला ने कहा कि बेटी रहमत है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए, जब उनकी बेटियां आई, उन्होंने अपनी चादर मुबारक उनके कदमों में बिछाई। तो हम कौन सी चीज़ हैं? हमारे रहमत लिल आलमीन इतनी बड़ी हस्ती जिनके ऊपर हमारी जानें निसार हैं, अगर उन्होंने ये मकाम दे दिया तो हम कौन होते हैं इस हकीकत को तस्लीम करने वाले। फिर औरत एक माँ भी है। हम सारी ज़िंदगी यही एक्सप्लेन करते थक गए कि शायद औरत एक बच्चा पैदा करती है तो वो बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, मरते मरते बचती है, शायद इसलिए उसको थोड़ा ऊंचा मकाम है। ऐसा नहीं है। उसके पैरों के नीचे जो जन्नत है वो उसकी तरबियत की वजह से है, जो वो अपनी औलाद की करती है, जो उसके लिए वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, जो एक पूरी एक आने वाली नई नस्ल को संवारती है, उसकी पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक। और यहाँ तक कि शादियों के बाद भी एक औरत जो एक माँ है वो अपने बच्चों को लेके चल रही होती है। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँ। एक साहब थे, उन्होंने एक स्कॉलर से शेयर किया कि उनके बड़े यूनिट थे 2 और उनके अंडर 17,000 जो बंदा था वो काम करता है। वो कहते हैं कि मैं अपने तकब्बुर को बड़ा मुश्किल कंट्रोल करता हूँ जब मैं उस यूनिट के अंदर जाता हूँ कि मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं। मेरे लिए ना थोड़ा अपने गुरूर को सँभालना मुश्किल होता है। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे आपका कमाल नहीं है, इसके पीछे हमारी भाभी यानी कि उनकी बेगम का कमाल है। वो इसलिए कि सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो अगर वो आपको कह दें ये पड़ा खाना और खा लो और मुझे सारा दिन मेरे से कांटेक्ट ना करना, मेरा सर ना खाना, जाओ, आग लगे तुम्हारे काम को, तो वो जो 17,000 बंदा आपके अंडर काम कर रहा है ना, वो सारा बेकार है। हाँ, अगर वही सुबह जाते हुए आपको कह दे कि ये पड़ा है खाना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप मेरे बच्चों के आपका साया मेरे बच्चों पे सलामत रखे, आप मेरे सरताज हैं, तो वो जो 17,000 बंदा आपके अंडर काम कर रहा है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। वो तभी आपको वैल्यूएट करेगा कि जब आप घर से एक कामयाब आदमी होंगे। तो आपकी, अगर हम औरत को देखें तो औरत एक माँ है जिनका बेटा मोहम्मद बिन कासिम है। औरत जब एक माँ है तो उनका बेटा अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। अगर आप उनकी बुक्स पढ़ें तो उन्होंने हमेशा अपनी बुक्स में ये मेंशन किया कि हमारी कामयाबी के पीछे हमारी माँ का हाथ है। जितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, मशहूर शायर हैं, जो भी हैं, हमेशा उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि हमारे पीछे एक हमारी माँ की दुआएं हैं या हमारे माँ का तरबियत है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। माँ एक औरत ही तो है। औरत का मकाम अल्लाह ताला ने इसीलिए ही तो बुलंद किया है, क्योंकि अगर औरत आपके घर को संवार जाएगी तब आपकी कामयाबी होगी। आप दुनिया में भी जन्नत का मज़ा लेके जाएंगे और आखिरत में तो अल्लाह ताला फिर आपको इंशाल्लाह जन्नत ज़रूर देगा। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई ही में औरत का मकाम इतना बुलंद है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन दोनों का ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहर मुबशिर सगीर कलासरा साहब, और दूसरे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है सैयद आरिफ हसन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आप दोनों वुकला आज हमारे सेट पर आए और हमें बहुत सारी चीज़ें, लोगों को अवेयरनेस दिलाने का हमें मौका मिलेगा। हम आपसे पूछेंगे कि जिनके हकूक़ के बारे में कुछ थोड़ा सा लोगों को आगाह करें। लेकिन सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है, आप उससे कितना सर रिलेट करते हैं कि वाकई में औरत का मकाम इतना बुलंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो बात अल्लाह ताला और उसके नबी ने फरमा दी है, उससे ज़्यादा कोई भी बिल्कुल मर्द ऐसे और औरत हमारे नहीं। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमा दिया। औरत हर रूप में काबिल एहतराम है। आप माँ के रूप में देखें, आप बहन के रूप में बहन के रूप देखें, में देखिए, आप बिल्कुल। बेटी के रूप में देखें, आप बीवी के रूप में देखें। अल्लाह ने एक क्लासिफिकेशन की है। बिल्कुल ऐसे हर रुतबे का, हर रिश्ते का अल्लाह ने औरत को एहतराम दिया है। एहतराम दिए। माँ के रूप में उसके पाँव की जन्नत है, बहन के रूप में है, माँ के बाद बहन,
माँ बस बन के औरत जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बीवी के रूप में है तो अल्लाह ने उसको तस्कीन के लिए पैदा किया है। आपकी जैसे आपने अभी फरमाया है कि 17,000 मुलाजिम नीचे काम करते हैं, घर से वो डिस्टर्ब होकर निकलेगा तो उनका वो कोई फायदा नहीं उसका है। तो सारा दिन ही पूरा जाया पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही अगर वो बेटी के रूप में है तो अल्लाह ताला ने बेटे को नेमत दिया है, बेटी को रहमत करार दी है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ फरमाया कि मैंने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि औरत को जो रुतबा अल्लाह ताला ने दिया है माँ के रूप में, अल्लाह ताला ने किसी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी उनके पास आया उसके लिए खड़े होकर इस्तकबाल नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। वायद उनकी हमारी सबकी माँ हज़रत बीबी फातिमा तो ज़ारा जन्नत की औरतों की सरदार, उनके लिए अल्लाह के नबी ने चादर बिछाई, खड़े होकर इस्तकबाल किया। इससे बड़ी और निशानी क्या होगी? औरत का मकाम कितना बुलंद है। जी सर, आप क्या कैसे रिलेट करेंगे इस टॉपिक से? देखें जी, यकीनन जो औरत है उसका हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने भी कहा कि कुरान पाक से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस हैं औरतों के हकूक़ के बारे में है, और औरतों को जिस मकाम से नवाजा गया है, यकीनन वो एक माँ का मकाम भी है, वो एक बहन का मकाम भी है, वो एक बेटी का मकाम भी है, वो एक बीवी का मकाम भी है। एज ए शरीक हयात अगर देखा जाए तो यकीनन जितने भी मर्द हैं, जो कि एक बड़ी मखसूस सी कहावत है कि किसी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का, यकीनन जब ये कॉपरेशन की बात है, हम ये समझते हैं कि जब तक बिटवीन आपके जो घर है, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ के साथ आपकी अच्छी कॉपरेशन नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप मुआशरे के अंदर भी, अपने बिजनेस के अंदर भी आप उस तरह से नहीं इजी होकर काम कर सकते। जब तक वो आप कंफर्ट आपको जोन में लेके जाएगी, आपको वो फराम करेगी मौके, थोड़ा मेंटली आप जो रिलैक्स फील करेंगे तभी जो है ना आप अपनी आगे जिंदगी में कामयाब। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारा जो शोबा है, हम ये समझते हैं कि कानून के अंदर भी औरतों को बहुत से हकूक हैं, और हम तो अक्सर जब कानून पढ़ते हैं और फैमिली लॉज के अंदर जब हम वो देखते हैं तो अब यकीन करें कि औरतों को मर्दों के मुकाबले ज्यादा हकूक जो है वो हासिल है। और उसमें हम लोग भी रोज खवातीन के हकूक के लिए जो हमारे पास खसूसन जो फैमिली केसेस, फैमिली रिलेटेड जो केसेस हैं, उसमें जो नानो नफका के हवाले से होता है, जो मतलब दीगर जो फैमिली मैटर्स हैं, तो उनमें काफ़ी जो है औरतों को हकूक हासिल हैं, और कानून में भी उसको एक एहतराम की नज़र से जो है वो देखा जाता है। और इस्लाम जो है, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा दीन है कि दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं, अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो इस्लाम ने जो हकूक औरतों को दिए हैं और जिस तरह से औरतों को पहचाना गया है इस्लाम के अंदर, और जिस तरह औरतों को मकाम दिया गया है, किसी मजहब के अंदर इस तरह से नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो औरतों के बहुत सारे लॉज हैं जो मैंने कहा है वो देखने में और सुनने में आता है कि पास हो गए हैं, जिससे औरत बड़ा सिक्योर फील करती है। तो इसके पीछे कोई एहतजाज था या कोई उनके जहन में खुद ही आया कि हमें औरतों को थोड़ा सिक्योर करने के लिए ये लॉज पास करने पड़ेंगे? देखिए जी, ये चीजें हैं कि हमें माशरे को खुद समझना चाहिए, क्योंकि माशरे के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनन बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आप देखें, बेरोजगारी है, लोगों को बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसमें लोग इस चीजों को समझने से बहुत सारे लोग आरी थे। अब मैं ये समझता हूँ जिस तरह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीगर जो हमारे जराए हैं, उससे औरतों के हकूक को मजीद उजागर किया गया है, अवेयरनेस भी आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो है, जो कि हमारा एक ऐसा इदारा है जिसमें कानून साजी होती है, और हम ये समझते हैं कि औरतों के मुतालिक पिछले 5 सालों में और उससे कबल भी बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी ऐसी कानून साजियाँ हुई हैं जिसके तहत औरत को बहुत प्रोटेक्शन हासिल हुई है। और जिस तरह प्रोटेक्शन इस्लाम के अंदर है, जिस तरह कुरान पाक ने बताया है कि औरत के किस हद तक हकूक हैं और किस हद तक हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनके एहतराम करना चाहिए, उसी से मुताबिकत रखते हुए बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो पास हुए हैं, जिनसे हम ये समझते हैं कि जो लोग ये समझते थे, जो ये मर्द जो कि अकल से आरी लोग थे, जो ये समझते थे कि हम इम्पोज करके, हम जो है उसके ऊपर तशद्दुद करके औरत को ऊपर अपनी बातें मनवाएंगे, तो यकीनन अब वो दौर नहीं रहा। अब औरत को जो है
अपनी प्रोटेक्शन का भी पता है, बिल्कुल। अपने प्रोटेक्टिव लॉज का भी पता बिल्कुल है, ऐसे और ही है। उनको पता है कि हमने अपने हकूक को किस तरह हासिल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको वकालत के शोबे से जुड़े हुए? 20 साल हो गए। तो इसमें आपने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बात यह है कि अप्स एंड डाउन तो दुनिया के हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ गेन किया है, अपने वक्त के हिसाब से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, और कोशिश किया है कि कभी किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो हमने एक लॉयर्स फोरम बनाई हुई है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट केस उनके लड़ते हैं। ठीक है। जो ख़वातीन हैं, जो ऐसे लोग जो पे नहीं कर सकते, हमने उनके लिए एक अपना स्पेशल एक शोबा बनाया है। अब मैं यहाँ इस फोरम से भी अपनी आवाज़ दे रहा हूँ कि कोई ऐसा दोस्त जिसके पास कैपेसिटी ना हो फीस बिल देने की, या कोई और इशू है उसका, ठीक वो हो हमारे से फ्री डिस्कस भी कर सकता है, फ्री लीगल एड भी ले सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने वकालत का शोबा ही क्यों इख्तियार किया? ये आपका मेरे शौक वालिद था? साहब की ख्वाहिश थी। वालिद साहब की, तो वो भी लॉयर थे? नहीं, वालिद साहब लायर नहीं थे, वो इंस्पेक्टर थे, लेकिन शुरू से बचपन से अब मैं 7th क्लास में उन्होंने कहा जी मैं अपने इस बेटे को ना वकील बनाना। तो सर क्योंकि शुरू में आपका ना हाँ, जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा शैतानियाँ करता है या थोड़ा सा वो होता है ना, जिसको आप कह रहे हैं शरीर होता है, शरीर तो होता है। वालिद ने कहा जी उसको ऐसे शोबे में ले जाएगा ताकि चूँकि वकालत जो है ना एक ऐसा शोबा है जिसमें आप ना ईजी तौर पर लोगों को उनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बिल्कुल उनके ऐसे। हकूक़ दिलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वकील के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें बोलने की कुव्वत होनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की ताकत होनी चाहिए। सर वो बोलने की अपना कुव्वत, हकूक़ सच बोलने की कुव्वत होनी चाहिए या झूठ नहीं, बोलने की? सच सच बोलने की। देखिए मैं बताऊँ आपको, वकील दोनों तरफ से होता है, ठीक है। मुद्दई का भी वकील होता है, मुलजिम का भी वकील बिल्कुल। होता है, फैसला जज ने देना होता है। अब वकील अगर अपने केस को अच्छा बना के ईमानदारी से लड़ेगा तो जज को पता है भी मैंने जो केस मेरे पास आर्गो हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको इंसाफ में फैसला करना है, ये अल्लाह और उसका मामला है कि वो इंसाफ देते हैं। आपके सामने अब कल एक अखबार में आया हुआ था कि 44 साल बाद फैसला हुआ है, औरत मर गई है जिसका केस दायर हुआ था हाई कोर्ट में, अच्छा 44 ईयर्स बाद उसका फैसला ये हुआ है कि ये केस इसका नाकाबिल समाअत है। 44 साल में समझ लें कि 3 नस्लों बाद उसका फैसला जाके हुआ है। हमारे मुल्क में जो जस्टिस सिस्टम है बहुत स्लो है। तो सर वो बहुत weak है। कागज इतनी देर तक संभाल के रख खैर के आपको जाते पता होगा हैं? कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था, 2 भाइयों को सजाए मौत हो गई थी, अच्छा। उसे 16 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया था। बार बार अगर उनको 16 साल पहले सजाए मौत हो चुकी है। तो सर अब उसको 44 साल बाद भी फैसला यही आया ना, ये काबिल समाअत है। तुम्हारा केस नाकाबिल समाअत है। तो सर अब उसको कैसे पता लगेगा? वो तो असल में दुनिया से ही इसमें चली ना गई। जैसे अभी शाह साहब ने फरमाया है कि अमेंडमेंट लॉ में हो रही है, इंशाल्लाह आगे जो सिस्टम आ रहा है अच्छा निजाम आ रहा है। हर केस की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल इस ऐसे केस ही का है। हर हाल में अच्छा एट एनी कॉस्ट इतनी देर में फैसला होगा। अच्छा सर, आपकी अब जब से आपने माशाल्लाह ये वकालत के शोबे में है, सबसे जो लंबा केस है ना वो कौन सा चलता है? सिविल केस चलते हैं जमीनों पे। कितना कितना लंबा? मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक केस आया था मुजफ्फरगढ़ से, 76 में दायर हुआ था। अच्छा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने वापसी रिमांड किया था उसका जवाब का हक बहाल करके। तो अब इसको 14 से लेकर आज 2023 है, 9 साल फिर हो गए हैं, अभी तक जवाब दावा है, एविडेंस उसमें नहीं हुई। वो चल रहा है। इसमें कि अभी वो 20 साल और भी ओह देगा। माय गॉड, तो सर आप उसको कंटिन्यूअसली करते हैं उसकी पैरवी? नहीं हम तो मतलब अब तो, मैं तो वकील अपने 76 जब मेरी पैदाइश 76 की है उस वक्त से वो केस उस दायर हुआ वक्त था। से वो चल रहा है। ओह माय गॉड, वो चल रहा था यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तो वकालत का 2414 38 साल बाद केस वापसी रिमांड किया कि इसका जवाब तो फिर मुझे लगता है जो लोग ये बाहर ही बाहर अपना फैसला खत्म कर लेते हैं ना, वो इसीलिए कर लेते हैं कि जो अगर हम वकीलों के हत्थे चढ़ गए तो फिर तो हमारी सारी जिंदगी गई। हमने फेसबुक में एक लतीफा लगा हुआ था कि एक बुजुर्ग आया लड़की को छेड़ने के इल्जाम में। अच्छा जज साहब ने कहा बाबा जी आपको इसमें शर्म नहीं थी? उनका हजूर जब ये मेरे खिलाफ केस हुआ था उस वक्त मेरी उम्र थी 16 साल। ओह माय तो अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, आज मेरा फैसला नहीं वो भी ठीक नहीं 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 सही बात है। अच्छा सर, एक और चीज जो कि बड़ी हमें देखने में मिलती है कि लोग जो है ना वकला से बड़े डरते हैं। जैसे अभी ये ट्रैफिक वार्डन ही है, वो चालान नहीं करते वकीलों को देख के, क्या वजह है? डरते नहीं है, मैं बताऊँ आपको। वकील वो है जो अपने हक के लिए डर जाता है। अच्छा। अगर वकील ना होता ठीक है। तो वैसे तो अल्लाह के नामों में एक नाम भी वकील है, जा वकील। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वकील ना होता तो जो जालिम लोग थे, ताकतवर लोग थे, गरीब लोगों को खा जाते। ये वकील है जिसके शेल्टर। अब आप कभी जाए ना, आप एसपी के पास एक दरखास्त आपने दी है, कोई गरीब मजलूम आदमी गया है, तो 2 बजे जी एसपी साहब मीटिंग में मसरूफ हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आज नहीं आप कल आ जाए। और बेचारा 20 किलोमीटर सफर करके आया है, किराया लगा के आया, अपनी दिहाड़ी तोड़ के आया है। वकील जाएगा, कार्ड भेजेगा, एसपी फौरन नहीं सुनेगा, वकील गए तो तेरी ऐसी केस नहीं सुनता। वकील अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकता है,
लोगों को इंसाफ दिला उससे सकते हैं। अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा होती है मुझे हाँ, लगता है law आप के लोगों हवाले को, से। लॉ के हवाले से बिल्कुल। वकील कभी भी किसी के साथ जाते नहीं करता। आप मुझे साबित कर रहे हैं कभी किसी वकील ने डायरेक्ट पहल नहीं की हो। सर, ज्यादा की बात है, पहल मतलब नहीं ये है की। कि आपकी जो यूनिफॉर्म देख के लोग कहते हैं ये एडुकेट है भाई, इसको अल्लाह ना की छेड़ो। रहमत है, यूनिफॉर्म की इज्जत है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये यूनिफॉर्म ना होती ना तो जालिम लोग गरीबों को खा जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अच्छा आरिफ साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि लोग डरते हैं आपके असल में- एरिया में, आपके मोहल्ले में लोग हैं कि भाई इससे जरा दूर रहो, ये नहीं, मैं तो वकील ये समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर जो है वो मोस्ट रिस्पेक्टेड जो शोबे हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जिसको हम उस्ताद कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद वकला हैं, मुकला। वो रिस्पेक्ट की अगर आप तनाजुर में देखें तो यकीनन जो इलाके के लोग हैं वो वकला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। डरने वाली बात नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो लॉ नोइंग होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह आपने भी ट्रैफिक के हवाले से बात की, या कोई आपने कहा जी वो रोड्स पे जो वकील जा रहे हाँ हैं तो जी। वो नहीं रोकते, तो वो उनको ये पता है कि वकील आ रहा है, ये लॉ नोइंग है, अगर हम इसको रोकेंगे तो अगर जिस कानून के तहत रोकेंगे वो ये जरूर बताएगा कि भाई आप मुझे किस कानून के तहत रोका है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आप किसी गलत वजह से मेरा चालान नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, जिस तरह मेरे दोस्त ने अभी कहा, और हकीकत भी यही है कि मुआशरे के अंदर अगर वकला साहिबान ना हो, अगर वो जो गरीब और नादार लोग हैं, जो साइनीन है, बिल्कुल ऐसे ही जिसको है। हम लिटिगेंट कहते हैं, जी, जी। अगर वो लिटिगेंट के लिए ना लड़ें कोर्ट्स के अंदर, दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके वो उनके हक की आवाज बुलंद ना करें, तो इस मुआशरे के अंदर जिस तरह निज़ाम दबा हुआ है, जिस तरह लोग बेचारे इस तरह से परेशान हाल है, आप यकीन करें उनको किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे वकला ही ही है जो हर इदारे के अंदर, अदालतों के अंदर, पुलिस के अगेंस्ट मीन कि हमको ज़हनी तौर पर पुलिस के अगेंस्ट नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही इस है। हद तक जरूर अगेंस्ट होते हैं कि उन्होंने इलीगली जो है उनको क्यों इस तरह से रखा हुआ है, इलीगली जो है वो एक इंसानी हकूक की पामाली क्यों कर रहे हैं, इलीगली जो है वो लोगों के हकूक क्यों गसब कर रहे हैं। हमारी जो है इस हद तक जो है कानूनी लड़ाई होती है। अदरवाइज तो मैं ये समझता हूँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड जो शोबा है, जो इज्जत वाला शोबा है, वो हमारी वकालत का शोबा है। और इस शोबे में रहते हुए हम बहुत सारे गरीब नादार लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, और हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरे आज आपके प्रोग्राम तवज्जुह से तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि हम अगर अपने ताई अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपने दोस्तों के साथ, अपने साइलिन के साथ उस तरह से बिहेव करें, उनके केस को डिस्पोजल की तरफ ले जाएं, हक पर रहते हुए उनका केस लड़ें। बाकी आपने कहा कि भाई जो पेंडेंसी के हवाले से भी यहाँ पर बात हुई, यकीनन जो अदालत है, जो अदालतें हैं, उनमें केसेस के हवाले से बहुत सी पेंडेंसी है। आप देखें कि केसेस जो है वो डिस्पोजल की तरफ नहीं जा रहे। अभी आपने आउट ऑफ कोर्ट मैटर्स के हल की बात की, तो हमारे पास रिकंसिलिएशन कोर्ट्स भी हैं, ठीक हो गया, जिसको एक्टिव करने की जरूरत है। हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें अभी कुछ साल पहले भी हमारे रिकंसिलिएशन कोर्ट हमारी यहाँ पर कायम की गई थी, जिसमें जजेस बिठाए गए थे कि ताकि आउट ऑफ कोर्ट अगर कुछ दो जो है साइलिन आपस में जो है बैठ के मसला हल करना चाहते हैं तो वहां मसला हल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अच्छे तरीके के साथ उनको पेश करने की जरूरत है, और उसमें अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है। उसमें कोर्ट्स में जजेस हमारे पास बहुत कम है। डिपेंडेंसी की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें कि जैसे अब स्पेसिफिकली, क्योंकि जैसे ही जज आता है तो हमें कुछ अर्से बाद पता लगता है या तो उसका ट्रांसफर हो गया है या फिर वो मुअत्तल हो गया है। कोई ऐसी चीजें ये हमें सुनने को मिलती है कि वो केस जो है वो पड़ा हुआ है, अब जब अगला जज आएगा, इलेक्शन होंगे, वो आएगा, उसके बाद देन जो है ना इस केस की कोई समात होगी। बिल्कुल ऐसे असल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू है ना, तो जब एक जज आता है, जैसे अभी सिविल केसेस की बात हुई है, तो जब सिविल एक केस वो पढ़ रहा होता है तो मैक्सिमम 6 to 8 months जो है उसकी वहां पर जो है अपॉइंटमेंट होती है उस स्टेशन पर। जब वो फाइल को समझने लगता है, जब वो फाइल को डिस्पोजल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका ट्रांसफर हो जाता है। अगर उसमें फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब नया जज आता है वो फाइल को पढ़ता है, फाइल को पढ़ने के बाद वो ये कहता है कि यार इसको मैं किसी तरफ लेके जाऊं, तो उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये चीजें पेंडेंसी की तरफ इसलिए जाती हैं कि हमारा जो सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है,
इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। बेहतरी लोग वकील को कहते हैं कि वकील जो है इसको 10 साल केस को चला गया, भाई वकील ने तो बिल्कुल केस को ऐसे प्लीड करना है, बिल्कुल पेश कर दिया आगे, अब जो आगे जज ही नहीं है चेयर जी। पे तो फिर वो कैसे उसने उसका जो जाके है कानून के मुताबिक बहस करनी है, हाँ, केस बिल्कुल, लॉज पेश करने हैं, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, उसको तो जाके केस को लड़ना है। अब केस का फैसला तो जज साहब ने करना है ना। ऐसे ही, तो ऐसे ही। इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, मुतालबा भी है कि इसमें जितनी हमारी रिक्वायर्ड जजेस की तादाद है, ठीक हो गया। जजेस को अपॉइंट किया जाए। अब देखिए मोबाइल सिस्टम भी इन्होंने मुतारफ कराया हुआ है, लेकिन उसको भी एक्टिव करने की जरूरत है। मोबाइल कोर्ट्स का भी इन्होंने एक तजर्बा किया था, उसको अगर करें तो रात तक भी हियरिंग हो सकती है। बड़े बड़े केसेस में, हुकूमती केसेस में रातों को भी अदालतें खुल जाती हैं, तो कि आम साइल के लिए तो रात को अदालत खुलनी चाहिए ना, खुलनी चाहिए, बिल्कुल। 40-40 साल की अभी एक बात हुई भी, 40 साल बाद एक केस का फैसला है तो उन्होंने कहा जी केस तो जो है वो बनता ही नहीं है। हाँ। तो ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है। बिल्कुल देखें एक जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जो है उस शख्स ने अदालतों को दे दिया, और उसके बाद वही अदालत ये कह रही है इसका केस नहीं बनता, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो हमें इस तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आरिफ साहब, हम मजीद आपसे कुछ और जानेंगे, लेकिन अब ब्रेक का टाइम हुआ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसा कि आपने देखा और सुना, ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे सैयद आरिफ हसन शाह साहब, और ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जो ग्लोबल एग्रो साइंस कंपनी के सीईओ हैं, चौधरी मोहम्मद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी जो मेरा एक आज का शो का टॉपिक था वो ये था कि औरत का मकाम इतना बुलंद क्यों है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि वाकई में मकाम तो औरत को अल्लाह ताला ने बुलंद दे दिया। हमारे रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि बेटी रहमत है, और उनसे ज़्यादा जो हज़रत फातिमा है, जो उनकी बेटी थी, साहबजादी थी, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दे के दिखाई। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप बताएं कि आप इस टॉपिक से कितना रिलेट करते हैं, वाकई में औरत का मकाम बुलंद है हमारे माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतना अच्छा एक टॉपिक चुना हुआ है। तो जो औरत है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू जो पैगाम आया अल्लाह से,
उसमें औरत की पूरी कदर व अहमियत जो है वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि माँ का क्या मुकाम है, बहन का क्या है, भाभी का क्या है, बाकी जो रिश्ते हैं हमारे जिसमें भाभियाँ हैं, कज़न हैं, खाले हैं, बहनें हैं, तो इनका मुकाम है। और अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज के दौर में भी हमारी जो अदारे हैं वो भी औरत को मुकाम देते हैं। और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो देहाती एरियाज़ हैं, तो वहाँ भी औरत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बजाय शहरी के। शहर में आजकल औरत को जो है वो कमाना भी पड़ता है और कहते हैं कि घूमो फिरो मामलात, लेकिन हमारे देहाती एरियाज़ में ये ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन जो इज्जत है वो शहर में भी है और देहात में भी है। औरत का जो मुकाम है वो हमेशा हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है और उसको कायम भी रखना चाहिए। और जहाँ ये अवेयरनेस नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए वहाँ ये अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर आप आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, देखने वालों को, सुनने वालों को। हाँ जी, जो मैं करियर का जो आगाज़ है मैंने 2011 में जो है MBA फाइनेंस किया। तो स्टार्ट में मैं एक निजी कंपनी में जॉब करता था। तो 2012 में मेरी आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने फिर आर्मी को छोड़ा है 2015 के एंड पे और 3-3.5 साल आर्मी को टाइम दिया है। उसके बाद कुछ मेरे अपने निजी मामलात थे, फैमिलीज मैटर्स थे, जिस वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता था। आपको पता है कि आर्मी जो है वो कुछ पोस्टिंग हमारी ऑपरेशन एरियाज में होती हैं, कुछ पीसफुल और डिफरेंट सिटीज़ में जाना पड़ता है, वन स्टेशन जॉब नहीं है। तो उसमें कोई मसाइल थे, इस वजह से वो फिर मैंने रिज़ाइन किया 2015 के एंड में और फिर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही 6-7 साल से अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो सर इस बिजनेस में पहले भी आपकी फैमिली में से कोई था या आप ही ने ही ये जो नहीं है अगर मेरी फैमिली का बैकग्राउंड पूछा जाए तो मेरी फैमिली ऑलमोस्ट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से है। अबू भी रिटायर्ड मेजर हैं, मेरे चाचू DSP रिटायर्ड हैं, बड़े भाई जो हैं एक वो आर्मी में है इस वक्त और एक भाई मुल्तान में SHO हैं। तो इस बिज़नेस में पहला बंदा मैं हूँ। ये मेरा खुद का बिज़नेस स्टेबल किया हुआ है और इसमें बड़ी मैंने कोशिश भी की, मेहनत भी की। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा बिजनेस जो है पाकिस्तान के 4-5 सूबे में जो है ना फैला हुआ है। अप्स एंड डाउन्स भी आए लेकिन आप सक्सेसफुल। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये आपने माशाल्लाह वकला से लोग मैंने अब जैसे आपसे पहले क्वेश्चन किया कि आप लोग आपसे डरते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी आप किससे डरते हैं? नहीं डर जो आपको सिर्फ होना चाहिए वो अल्लाह का डर है। अल्लाह ताला का तो डर ऑब्वियसली है, नहीं डरते। तो अक्सर जो मेजोरिटी मर्दों की होती है वो तो यही जवाब देते हैं अपनी बीवी से डरते हैं। वाकई में डरते हैं? मर्द में और वकील में बड़ा फर्क होता है। तो वकील अल्लाह से डरता है, वकील और किसी से नहीं डरता। और वकील अगर यकीन करें सच्चे दिल से अल्लाह से डरे ना तो हमारा जो इंसाफ है ना बहुत अच्छा हो जाए। नहीं मैंने पहले आपको अर्ज किया ना, इंसाफ के लिए वकील को आप कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी आपने यही क्वेश्चन किया था कि वकील ने केस को आर्गू करना होता है, डिसाइड जज नहीं करना। नहीं सर सॉरी मैं आपको कट करी। देखिए अगर एक मुलजिम है और आपको पता है कि ये वाकई में इसने ये जो है जुर्म किया है, आप उसका साथ देंगे ना, क्योंकि वो आपके पास आया है, आपका क्लाइंट है, ठीक है, आपके पास आया मदद के लिए, तो फिर आप कैसे कहते हैं हम इंसाफ दिला रहे हैं? दूसरी तरफ बंदा जो है वो बेगुनाह है। मैं आपको बताऊं, एक मर्डर होता है, ठीक है, अब जिसका मर्डर हुआ है वो उसमें कंप्लेंट बनता है, जिसे हम मुस्तगीस कहते हैं, मुदई कहते हैं, और जो कत्ल करता है वो कातिल होता है। अब दोनों जाके कोर्ट में पेश हुए। अब जो उसका वकील है उसने अपने क्लाइंट को डिफेंड किया, मुदई के वकील ने अपने क्लाइंट को डिफेंड किया। कलम किसके हाथ में? जज के हाथ में। कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर को जब आप अपनी बीमारी बताएंगे उसका वो इलाज करेगा। सर में दर्द है वो पेट का इलाज नहीं करेगा अगर आप बताएंगे। इस तरह वकील जब अपना केस को इलाज करेगा, जज को हालात वाक़या से नजर आए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे मुल्तान में सेशन रह साहब थे, ये हमने भी अपने सारों सुना है। तो वो कहते हैं कि एक बंदे ने किया कत्ल, तो जज साहब ने उसे जब फाइनल बहस हो गई, जज साहब ने फैसले की, आखिरी पेशी थी। जज ने कहा यार मुझे पता है कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, पूरे केस के वाक़यात बता रहे हैं कि ये मर्डर तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी एविडेंस पूरी तुम्हारे खिलाफ है, मुझे तुम्हें सजाए मौत देनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? अच्छा। तुम्हें किस जुर्म की सजा मिल रही है? ठीक। तो उससे बताया जी कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था और मुझे ना एक लड़की से दोस्ती हुई। मैं उसे ले गया सैर करने के लिए, मैं उसे फोर्ट मंगलू के इलाके में जाके मर्डर कर दिया। तो चूंकि वो अकेली गई थी, घर से भाग के गई थी, किसी को पता नहीं था, मुझे अल्लाह ने उस जुर्म की सजा दी है। कभी भी किसी को अल्लाह ताला से ना इंसाफी नहीं मिल सकती। नहीं बिल्कुल, अल्लाह ताला की तो अदालत है इंसाफ के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि बेगुनाह लोग होते हैं जो जानबूझ के फंसाए जाते हैं। हाँ, जो आपको कन्फर्म है कि प्योर कातिल है, उसने कत्ल किया है,
कोशिश करेंगे आप अपनी वकालत है, आपने शोबा करना है अपना फीस के लिए जो भी है, लेकिन उसको इतना करने की कोशिश करें कि उसको सजा मिले, उसको जजा ना मिले। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह अगर आपके इसके जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया इसका नाम सुना जाए तो हमें काफ़ी सुनने में मिलता है और कामयाब बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी थी, और सबसे ज़्यादा जो है ना कहते हैं एक बंदा टेंशन दे रहा है कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो, वो बंदा कौन था? बेसिकली ये जो बिज़नेस है स्टार्ट में जब मैंने किया तो मैं आज ऑन लाइव जो है ये सच बोलूँगा, तो ये बिज़नेस मैंने कोई 85,000 से स्टार्ट किया था और मेरी फैमिली को यही पता कि ये अभी कोई हैंडसम पैकेज पे जॉब करता है। मैंने ये बिज़नेस बाइक पे स्टार्ट किया तो जो मेरा सपोर्टिंग हैंड था वो मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है वो था, और फैमिली को नहीं पता था। फैमिली को ये कोई 1.5 साल के बाद पता चला कि ये अपने बिजनेस रन आउट कर रहा है। जॉब का पता था कि रिज़ाइन कर दी आर्मी से, बट ये नहीं पता था कि अब आगे फर्दर क्या कर रहा है ये बंदा। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि ऐसा बंदा जो तंग किया हो, तो कंपटीटर जो होते हैं, जो छोटे लोग ग्रो कर रहे होते तो उनको वो या तो शफकत का हाथ रखते हैं या फिर तंग करते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह सारा सिक्योरिटी फोर्सेस से था, तो एग्रीकल्चर के जो थ्रेट्स थे या मामलात जैसे बड़े ग्रुप्स हैं उनके थ्रेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इजीली बेयर किए, फेस किए और अकेला ही इसको लेके मैं आगे चला हूँ। अच्छा सर, आपको देख के आपकी फैमिली में किसी और बंदे को शौक हुआ है कि हम जो हैं इसकी तरफ आए, हम भी अपना बिजनेस करें या आपको ज्वाइन करें? जी जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी सारे हल्का अहबाब में रिश्तेदारों में फ़ोन करके पूछते हैं, टाइम लेते हैं, ऑफिस आते हैं, सेटअप देखते हैं, जी हम ये काम करना चाह रहे हैं। तो बट मेरे साथ जो बात करें तो मैं इसमें किसी को भी अपनी इंटरफेरेंस नहीं दी हुई, ना भाई किसी को ना किसी और को। ये स्टेबल मेरा बिजनेस है खुद का ही और ये इंशाल्लाह मरते दम तक यही करूँगा। अब आपके साथ कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं? मेरे साथ अगर इधर फैक्ट्री हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट में है यहाँ कोई 18 से 20 लोगों की लेबर है जो काम करती है, जो प्लांट्स के ऊपर दवाइयाँ बन रही होती हैं। ठीक हो गया। हमारा जो बेसिकली बिजनेस है वो बल्क का है। अच्छा। हम दवाइयाँ बनाते हैं, यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं और मेरी अप्रूवल है यानी कि रजिस्ट्रेशन है फार्मूलेशन की। वो हम दवाइयाँ बना के फिर डिफरेंट कंपनीज को आगे बल्क में सेल करते हैं। वो फिर अपनी पैकिंग में सेल करके पैक करके इसको मार्केट में जो है ना देते हैं, जो फिर एंड यूज़र जिसको हम फार्मर कहते हैं या किसान कहते हैं वहाँ तक भी ये पहुँचती है। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप पेस्टिसाइड्स की कभी आप बोतल उठाएं तो उस पर लिखा हुआ होगा पैक्ड बाय ग्लोबल एग्रो साइंसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय XYZ कोई भी कंपनी है और मार्केटेड बाय XYZ यानी कि डीलर का नाम है या कंपनी का नाम है, फिर ये उसके बाद जो है ये फार्मर तक जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बाकी इदारों की बात करें तो जो उसमें एम्प्लॉयज़ है वो अक्सर ये कहते हैं जी हमारी सैलरियों का मसला है, ये है वो, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में जो यहाँ पे लोग लगे हुए इधर आपके जैसा आपने नाम लिया उसमें, तो वो ठीक है, वहाँ पे खुश हैं? देखें जो कमाऊ पुत्र होता है ना वो हर अदारे को पसंद होता है। ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो हमारी जो सेल टीम है वो हमारे लिए कमाऊ पुत्र होती है। उनके टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट पूरे करते हैं तो उन हिसाब से उनकी सैलरीज होती हैं। सर मैक्सिमम कितना उनको टारगेट दिया जाता है? मैक्सिमम हमारा अगर देखा जाए तो एक ZM सपोज होता है तो उसको हम जो है ना 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का टारगेट होता है। वो बैठ के हमारी मीटिंग होती है कि आप पैकेज क्या चाहते हो। ठीक है। वो जो पैकेज वो खुद ऑफर करते हैं कि हमें 3 लाख सैलरी चाहिए, तो उस हिसाब से हम उनकी वो टारगेट सेट कर देते हैं। पैकेज फिर आप अपनी मर्जी, टारगेट अपनी मर्जी का देते हैं, पैकेज उनकी मर्जी, सैलरी उनकी मर्जी की होती है। तो सर वो टारगेट पूरा कर लेते हैं? हाँ जी, पूरा कर लेते हैं। किसी किस्म की कोई मसाइल का सामना नहीं तो होते, क्योंकि हमारी ये जो है वीकली मीटिंग होती है और उसके बाद जो है मंथली हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें पूरे हमारे एरियाज के जो है वो सेल अफसर आते हैं। फिर उसमें फिर एक दूसरे को वो देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि इनकी अमाउंट कितनी आई हुई है और इन्होंने सेल कितनी की हुई है। तो वो इसलिए हर महीने जब ये हमारा एक फाइनल मीटिंग होती है तो उसमें हमें पता चलता रहता है कि इन्होंने इतने % काम कर लिया, इतना नहीं किया हुआ, तो उस हिसाब से फिर उनका पैकेज में सम टाइम हम एक्सपेंस रोक लेते हैं उनके, क्योंकि हमने गाड़ी दी होती है और उस पर ओपन एक्सपेंस होता है। फ्यूल जो है ओपन कंपनी का चल रहा होता है, मोबाइल यूज कंपनी का है, मेडिकल कंपनी का है, तो वो फिर हम उनमें से चीजें कुछ स्किप कर देते हैं। वो हमारे एग्रीमेंट में ऑलरेडी पहले एग्रीड होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 भाई हैं माशाल्लाह और 3 सिस्टर्स हैं और मेरे पेरेंट्स हैं। सब मैरिड है? छोटा भाई और छोटी सिस्टर रहते हैं, बाकी सारे मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी शादी को 1 साल हो गया और मेरी एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जो रिश्ता था, अब तो माशाल्लाह सेटल थे बिल्कुल, तो रिश्ता ढूंढने में तो मुश्किल नहीं हुई होगी? नहीं, रिश्ता ढूंढने में वाकई मुश्किल नहीं हुई, बल्कि जब मैं आर्मी में था तो उस वक्त रिश्तों की ऑफर्स ज़्यादा थी। अच्छा। बट ये जब मैंने छोड़ी है तो क्योंकि बिजनेस स्टेबल करने का टाइम था तो वो फिर मैंने पहले बिजनेस को स्टेबल किया।
तो फिर तब वो decision- जो ऑफर्स आ रही थी वो कह रहे थे नहीं नहीं हमने गलती से भेज दिया था मैसेज। नहीं वो होता तो यही है, चार्म होता है कि अगर अच्छा गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लड़की वाले आज पूछते ही यही है कि गवर्नमेंट जॉब है या सैलरी क्या है, ये नहीं ऐसे ही देखते वो बैक एंड पे कर क्या रहा है। कर क्या रहा है। तो ये चीजें हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। अभी भी रिश्तों की ऑफर्स होती हैं जनाब जी, ऐसा नहीं है तो, लेकिन बट तो सर आप उन रिश्तों को क्या जवाब देते हैं जो आपको ऑफर्स करते हैं? नहीं वो आप कह रहे हैं अभी भी होती है। हाँ जी, मैं सुनता हूँ डायरेक्टली, मुझे तो नहीं, मतलब सपोज कोई दोस्त से थ्रू पता चलता है या फैमिली से थ्रू पता चलता है, तो ये क्योंकि आजकल अच्छे रिश्तों की वो जो है ना थोड़ी कमी है, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए भी बिल्कुल तो ये थोड़ा सा हमारा जो ट्रेंड बन गया है ये फैशन का या सोशल मीडिया का, मोबाइल यूज का, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उस वजह से मामला थोड़े से हमारे जो है ना इस्लाम से हट के जब होते हैं तो वो फिर डिस्टरबेंस आती है। अच्छा, अगर आपके एक्सपीरियंस का पूछा जाए कि जॉब करनी ज्यादा आसान है या अपना बिजनेस, तो आप कौन सी चीज को कहेंगे कि इजी है? बिजनेस करना आसान है। और जस्ट लाइक मैं अगर अल्लाह पाक मुझे बेटा देता, बेटी से तो मैंने काम नहीं करवाना ना जॉब करवानी है, अगर बेटा देता तो मैं उसको मैट्रिक के बाद आगे बढ़ाता ना, मतलब उसको इतना ही तालीम काफ़ी थी कि समझ बूझ हो, उसके बाद उसको मैं बिजनेस में लगाता। क्योंकि मैंने अगर MBA फाइनेंस करके और CA करने के बाद भी यही बिजनेस अपना बिजनेस करना था, तो बिल्कुल करना था, तो बेहतर था कि ये इसको मैं जो है ना 8-10 साल जो मैंने ज़ाया किए वो भी ना करता, पहले स्टार्ट करते। पहले स्टार्ट कर लेता। ठीक हो गया। सर आपके नजदीक में बिजनेस करना आसान है या जॉब करना? बिल्कुल जी, मैं ये मकसूद साहब की बात से एग्री करूंगा कि नौकरी जो है सिर्फ आपका घर पालेगी, बिजनेस आपकी नस्ल पालेगा। लेकिन वो बड़े कहते हैं बिजनेस ना, बहुत अच्छी चीज है। बड़े कहते हैं ना कि नौकरी में जो आपकी तनख्वाह होती है वो हरी होती है, कि मतलब आनी है, और जो बिजनेस है उसमें वो अप्स एंड डाउन्स भी वो आते हैं। देखिए अगर अब आपकी 1 लाख रुपया अब सैलरी चेंज हो गया है, अब लाख रुपये सैलरी, आप अगर जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, तो लाख रुपए भी आपको पूरी नहीं पड़ेगी। और सही है, अच्छे घर का ऐसे ही मतलब बिल्कुल नॉर्मल खर्चा लाख रुपए से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जो सैलरी पर्सन है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो अपने क्राइटेरिया बनाए हुए, ये दूध के पैसे जाने हैं, ये यहाँ जाने हैं, ये जहाँ जाने हैं। तो बिजनेसमैन को ये चीजें नहीं होती, उनके पास ब्लाइंड अल्लाह पाक दे रहा होता है। और तिजारत जो है हमारे नबी पाक ने भी की है, तो उस हवाले से इसमें बरकत मैं समझता हूँ कि जॉब से ज्यादा तिजारत में, बिजनेस में बरकत है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर आपको मौका मिले जी, 3 चीजें चेंज करने का मुल्क में, तो आप कौन सी चीजें चेंज करेंगे? सबसे पहले करप्शन के खात्मे के लिए वाकई में सर, ये आप वकील होके कह रहे हैं नहीं, करप्शन really, का? मैं बताऊँ आपको, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में 86 जो है ना कंट्रीज हैं जहाँ पे करप्शन की सजा मौत है। ऐसे ही और वहाँ पर उनको, अब देखिए ना जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इस टाइम पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क बन गया। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था ना, अब महंगा मुल्क नहीं बन गया, महंगाई वाला मुल्क बन गया। वो महंगाई एक ही बात है, महंगाई वाला महंगा मुल्क हो गया ना। महंगा मुल्क, अच्छा वैसे मेरी नजर में आया तो जैसे अब डॉलर्स की बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहती हूँ महंगा मुल्क वो है, हमारा महंगाई वाला है। नहीं, महंगाई वाला हो गया ना, अवाम जो पिस रही है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा देखिए बजट आता रहा 1 साल बाद, जून में बजट आता रहा, सारा साल सुकून होता रहा, तो पता लगा आपने ये चीज ये रेट पे लेनी है। अब 2 दिन बाद बजट आ रहा है, रात को सोते सुबह उठते 20 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, आज चीनी, आज आटा। देखें, हमें गर्ज नहीं है इमरान खान से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, ABC जो भी है, जो गरीब अवाम का सोचे सबसे अच्छा मुखलिस सियासतदान हुआ है, और आज तक किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसे ही। आपके सामने जो हालात चल रहे हैं, अब आपने कल परसों पढ़ा है कि वो 4 बच्चों को उसने कत्ल करके खुदकुशी की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे कई वाक़यात इन्हीं दिनों में हो चुके हैं। वो खुशी तो नहीं कर रहे ना, ठीक होगा। औलाद से पहले दुनिया में कोई चीज नहीं। परेशानी से, टेंशन से, औलाद महंगाई जब मारा होता से, है उसकी कंडीशन देखें तो क्या हालात होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी 3 चीजें जो है ना वो चेंज करना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिले तो ये, वैसे किसी सियासी बंदे से सवाल करें तो वो इसके नहीं सर, अगर हम एक आंसर आम देता है। बंदा भी सियासत हाँ जी। में आ जाए तो इसके मिस जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, सबसे पहले जैसे भाई ने बात की है कि करप्शन को दूर करना चाहिए, और करप्शन पहले अपने आप से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, अपना मुहासरा करके फिर दूसरों को हमें सजेस्ट करना चाहिए। सजेस्ट करना चाहिए। दूसरे बाद हमारा जो थाना कल्चर है, ये कहते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं, जो मेरी ज़ाती एक एक्सपेक्टेशंस हैं या मैं देखता हूँ, हमारे थानों में अगर झूठे पर्चे रुक जाएं तो अदालती निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। तो उस लिहाज से बगावत या करप्शन या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी ठीक सर, हो मैं जाती हैं। चौधरी साहब को थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा इसमें। हाँ जी, ओनली हमारा जस्टिस सिस्टम, अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसी तो तरह थाने में भी अच्छा, कचहरी भी तो- जाना है ना। हाँ जी, हाँ। मैं उसी तरह आ देखिए, रहा था। कत्ल हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, किसी का हक खाया गया है, किसी की जमीन खाई गई है,
आना जज के पास, आना जज के पास। और जज होगा ही नहीं सीट पे। अगर जज ओनली जज ठीक हो जाए, जस्टिस सिस्टम ठीक हो जाए, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। माफी वाला लफ्ज ना हो, चाहे वो बिल्कुल ऐसे जिम्मेदार ही के है। बेटा है, एमएनए के बेटा है, मिनिस्टर के ऐसे ही। बेटा है, सिफारिशें ना हो। माफी वाला लफ्ज ना ना हो। हो। तो देखिए आप 1 महीने में, आप मुझे याद होगा कि हमारे मुल्तान में एक डीसी आया था, नसीम सादिक, ठीक है, ये वो मेरे रिलेटिव हैं। जो आपके रिलेटिव है। अच्छा सर, उन्होंने 1 महीना या 2 महीने या 3 में जो उनकी पोस्टिंग रही है, उन्होंने पूरे मुल्तान का निजाम भी चेंज कर दिया था। स्कूलों में सारे एहलकार 7:45 बजे, 8 बजे टाइम है, 7:45 बजे होते हैं, ठीक है। दफ्तरों में सारे एहलकार भी हो सकता है डीसी आ जाए। अगर वो एक बंदा मुल्तान से ठीक कर सकता है, तो एक चीफ जस्टिस पूरे मुल्क को ठीक कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। सिर्फ जज के पास ये हो कि सिफारिश लाओ, वो सिर्फ देखे, मेरिट देखे और अल्लाह को देखे, सारा सिस्टम से। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो अभी आपने वो एक मैं थोड़ी सी मजीद आपसे 2 मिनट टाइम लूँगा। अभी आपने फरमाया ना कि एक कत्ल जो है आप केस लड़ते हैं या केस डील करते हैं तो आपको पता होता है। सेशन जज एक बंदे को सजाए मौत करता है, ये बंद हो, नहीं सेशन जज एक बंदे को सजाए मौत करता है, हाई कोर्ट सजाए मौत बरकरार रखती है, उसमें 2 जज, क्योंकि मर्डर केस डीबी है ना, जब वो कह जाता है सुप्रीम कोर्ट, 3 जज उस बंदे को बरी कर देते हैं। मेरी गवर्नमेंट से, लॉ मिनिस्ट्री से एक, इस फोरम से एक रिक्वेस्ट भी है, इस बात को लेकर कि गलत कौन था। सेशन जज ने सजाए मौत की, हाई कोर्ट की डीबी ने उसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी ये बंदा बेगुनाह, इसको बरी कर दिया। गलत कौन था? वो भी जज था, वो भी जस्टिस थे, वो भी जस्टिस। बिल्कुल ऐसे ही। काश अगर ये निज़ाम ठीक हो जाए तो सारे मुल्क का निज़ाम बदल ऐसे ही। ठीक हो गया। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी है, बिल्कुल। उसके बाद इस मुल्क को बहुत साफ जरूरी रखना है। जरूरी है बहुत ज्यादा। उसके अलावा हमें इस मुल्क को साफ रखना चाहिए, ठीक है। भले वो करप्शन है या गंदगी है। गंदगी है, बिल्कुल। तो हमें अपने यहाँ से मुआसरे को लेके, बेस को लेके चलना चाहिए। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। हमने पहले अपने घर से ये हर चीज शुरू करनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आगे से आगे जो आगे ये से आगे होती चलता जाएगी। रहेगा। हाँ जी तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है। अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि आपके नज़दीक औरत का मकाम इतना बुलंद क्यों है। कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा